नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा के अंदर हम एक बहुत ही पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज की इस चर्चा का जो हमारा टॉपिक रहने वाला उसका नाम है पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थशास्त्र। पॉलिटिकल इकोनॉमी जो टर्म है या टॉपिक है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तो इकोनॉमिक्स से ये टॉपिक जुड़ता है और दूसरा ये पॉलिटिकल साइंस के भी साथ जो को रिलेट करके या काफ़ी लंबे समय तक, जब तक एक इकोनॉमिक्स एक ऑटोनोमस डिसिप्लिन के रूप में सब्जेक्ट नहीं बना था, तब तक जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो अध्ययन है या उसको जो स्टडी वो पॉलिटिकल के साथ ही किया जाता था। इसलिए इसको जो टर्म दिया गया वो दिया गया उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसके जो इकोनॉमी के साथ जो मनुष्य का जो इतिहास रहा है, मनुष्य का इकोनॉमी का इतिहास भी इतना ही पुराना जितना कि मानव की सभ्यता का, के ह्यूमन सिविलाइजेशन का। हमें मालूम है कि जब इस धरती के ऊपर मानव का इतिहास के चरणों की जो शुरुआत हुई, उसके साथ साथ क्या है, जो आर्थिकी की जो परिस्थितियां हैं उसकी की भी क्या है शुरुआत मानव इतिहास के साथ ही शुरू हो गई थी। और समय के साथ साथ क्या है, जो आर्थिकी को है और जो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी को क्या है राज्य द्वारा भी क्या है रेगुलेट किया जाता था। क्योंकि प्राचीन समय के अंदर भी यदि हम देखें तो जो लोगों के बीच जो संघर्ष चलता था या राजौड़ों के बीच जो किंग्स के बीच जो संघर्ष चलता था वो उनकी इकोनॉमी को लेकर रहता था या उनकी बाउंड्री डिस्प्यूट रहता था। बाउंड्री डिस्प्यूट का मतलब यही था, यदि कोई जो राज्य है वो बहुत वहाँ की जो लैंड है वह काफ़ी फर्टिलाइज होती थी या काफ़ी उपजाऊ रहती थी, तो ऐसी परिस्थिति में भी क्या है कि जो एक किंग है दूसरे किंग या उसके जो एम्पायर उसका था उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता था। अब सवाल ये है, यदि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने की कोशिश करें, हालांकि ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो टर्म है ये इसको हम इंडिया तक सीमित नहीं रख सकते, बल्कि इसका अपना आप में एक ग्लोबल एस्पेक्ट है, इसका अपने आप में एक ग्लोबल अप्रोच इसकी रहती है। यदि पॉलिटिकल इकोनॉमी जो शब्द है, इस शब्द को क्या हम एक दूसरे के साथ इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि आरंभ के अंदर या शुरू के अंदर क्या है, पॉलिटिक्स और जो इकोनॉमिक्स को हुआ है स्टडी करने का क्या काम है, एक साथ किया करते थे। यदि भारत की हम बात करते, भारत के जो एक महान रियलिस्ट स्कॉलर्स या रियलिस्ट थिंकर्स हुए जिनका नाम कौटिल्य था, उनकी जो बुक थी उसका नाम इन्होंने दी पॉलिटिक्स दी अर्थशास्त्र रखा था। हालांकि जो उनकी बुक का नाम अर्थशास्त्र था, हालांकि बुक से तो ये मालूम पड़ रहा है कि इस बुक के अंदर कौटिल्य ने राजनीति की बात नहीं कही होंगी बल्कि इकोनॉमिक्स की बात कही होंगी, परंतु दरअसल वास्तव के अंदर जो इस बुक के अंदर भी क्या है, कौटिल्य ने क्या है जो पॉलिटिकल की बात की थी, राजनीति की जो बात की थी वह आर्थिकी के संबंध में की थी। आर्थिकी के संबंध में भी राजनीति को उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, इस तरह से क्या है, परंतु समय के साथ साथ क्या है, जो इकोनॉमिक्स है जो इकोनॉमी है वो एक ऑटोनोमस या डिसिप्लिन सब्जेक्ट या इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बना था। आज के समय के अंदर यदि हम इकोनॉमिक्स को एक नए सब्जेक्ट के रूप में या एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं, या आज के समय में इकोनॉमिक्स एक ऑटोनोमस डिसिप्लिन बना है। अब ये क्या है कि अपने आप में जो क्या है, इकोनॉमिक्स ये पॉलिटिकल प्रेशर का काम भी करता है, क्योंकि अब जो बात जिन चीज़ों को पॉलिटिकल किस तरह से आज रन की जाएंगी, किस तरह से संचालित की जाएंगी, इसका जो निर्णय आज के समय में वह भी इकोनॉमी के द्वारा किया जाता है। यदि इंग्लैंड का जो विद्वान था जॉन स्टुअर्ट की बात करें तो जॉन स्टुअर्ट ने क्या है, पहली बार क्या है पॉलिटिकल जो उनकी जो बुक थी, उनकी बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1761 के अंदर आई थी। इसमें शायद ये पहली बुक थी जॉन स्टुअर्ट मिल की जिसके अंदर क्या है पॉलिटिकल इकोनॉमी जो शब्द है वो क्या है परिभाषित किया गया था या इस शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जिनको जानते हैं हम एडम स्मिथ, उनकी जो बुक आई थी 1776 के अंदर, जिस बुक का उनके जो बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर, या उसके बाद उनकी फिर बुक आई एक महत्वपूर्ण बुक जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसके अंदर भी उन्होंने क्या है
कि पॉलिटिकल इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया, या बाद के अंदर जो कार्ल मार्क्स की जो थीसिस रही, कार्ल मार्क्स के जो विचार रहे, कार्ल मार्क्स ने तो अपनी विचारों का जो आधार है वह इकोनॉमिक्स को माना, आर्थिकी को माना। कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि इतिहास की आज तक की जितनी भी जो परिस्थितियां रही है वह आर्थिकी के द्वारा संचालित है, या आज के समय में राज्य का जो क्या काम है, राज्य का जो काम है वह भी इकोनॉमी के आधार पे भी उसको हम क्या है निर्धारित कर सकते हैं। और जो राज्य है वह क्या पूंजीपतियों के हाथों में एक टूल के रूप में है, एक जो टूल के रूप में क्या राज्य काम करता है वह क्या पूंजीपतियों के हाथों में क्या है कि बहुत बड़ी कठपुतली रहती है। ऐसा जो क्या है मार्क्सवादियों का मानना रहा है, ठीक है। परंतु जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी वो क्या है पॉलिटिकल को कंट्रोल करती है, ऐसा मानना क्या है कार्ल मार्क्स का रहा था। और इसमें क्या जो मार्क्सवाद के अंदर जिस तरह से न मार्क्सवाद की बात करते हैं हम, ना मार्क्सवाद की जो अप्रोचेज रही, न मार्क्सवाद की कि जिसके अंदर वो ये बात कहता है कि स्टेट को भी वो मानता है और स्टेट की सॉवरेनिटी को भी एक्सेप्ट करता है। हालांकि न मार्क्सवाद के ऊपर हमारी बहुत सारी बुक्स सीरीज इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने उनको डिस्कस किया है। आज के समय के अंदर यदि हम नाम मार्क्सवाद की बात करें या स्टेट की बात करें, राज्य की बात करें, तो राज्य के द्वारा क्या डिफरेंट या वेरियस फंक्शंस किए जाते हैं, जिसके अंदर उसका सोशली वर्क रहता है। एक राज्य के जो ट्रेड की बात की जाती है, राज्य के अंदर मार्केट की बात हो, इंडस्ट्री की बात हो, कॉमर्स की बात हो, या बाकी तरह की जो डेवलपमेंट की बात है वे क्या राज्य के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें हम ये बात करते हैं कि राज्य के द्वारा क्या है इकोनॉमी को क्या है कंट्रोल किया जा रहा है, या ऐसी परिस्थिति में या राज्य के अनेक रूप अन्य तरह के जो रूप हो सकते हैं, जैसे मार्केट है, मनी है, कॉमर्स है, मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, वो राज्य के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में क्या है कि व्यक्ति को जो ट्रेड और कॉमर्स की जो लिबर्टी रहती है वह सभी व्यक्तियों की जो इक्वलिटी है उसको भी क्या है इम्पैक्ट करने की क्या है कोशिश करता है, ठीक है। आज के समय के अंदर के जैसे जस्टिस का है, इक्वलिटी है, लिबर्टी है, ये जो मुद्दे हैं ये भी क्या है कहीं ना कहीं जो राज्य के द्वारा क्या है इनको भी प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। यदि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात करें तो 1947 के अंदर इंडिया एक लंबे समय के बाद अपनी आज़ादी लेता है। और उसके बाद जो इंडिया की जो इकोनॉमी रही वो मिक्स्ड इकोनॉमी रही, क्योंकि 1945 के बाद का जो समय था वो कोल्ड वॉर का समय था। एक तरफ सोवियत संघ था जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी या समाजवादी विचारधारा का बात करता था। समाजवादी विचारधारा ऐसी विचारधारा जिस विचारधारा के अंदर क्या है उत्पादन के संसाधनों पर पूरी तरह से राज्य का नियंत्रण होता है। और दूसरी जो विचारधारा रही मार्केट इकोनॉमी या पूंजीवादी विचारधारा या लेजी फेयर्स की विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो इस बात का वकालत करती है कि राज्य के द्वारा उत्पादन के संसाधनों के ऊपर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं किया जाएगा, बल्कि पूंजीवादी राज्य के अंदर या उदारवादी राज्य के अंदर क्या है राज्य का जो काम हो पुलिस फंक्शंस उसके रहेंगे। मतलब उस राज्य ने अपने राज्य के अंदर क्या कानून और व्यवस्था बनाए रखना है और बाहरी आक्रमण से अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है। बाकी कॉमर्स के रूप में किसी भी तरह का जो हस्तक्षेप है वो राज्य के द्वारा नहीं करना है। परंतु भारत ने क्या है अपनी जो इकोनॉमी की जो पोजीशंस रखी वो मिक्स्ड इकोनॉमी रखी, मतलब पूंजीवाद के भी अच्छे गुण को लिया और समाजवाद के भी अच्छे गुणों को लेने का काम किया। 1991 के अंदर क्या जो भारत ने एलपीजी के मॉडल को एक्सेप्ट किया, क्योंकि 1991 के अंदर हमें पता है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो पूरी दुनिया के अंदर क्या है जो लिबरल और कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उसकी सर्वव्यापी विजय हो चुकी थी। और भारत की जो कंडीशन थी वह भी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी वीक हो चुकी थी। और उस समय के जो हमारे 1991 के जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम नरसिम्हा राव था, और उस समय के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में यूपीए गवर्नमेंट के अंदर 2 बार हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, वो उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। और उन्होंने देश को एक क्योंकि जो देश की इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो बहुत मिजरेबल थी, उन्होंने देश की इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन्होंने देश के सामने नया कॉन्सेप्ट लाया जिसका नाम था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद क्या है कि जो इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर या फॉरेन कैपिटल के बारे में या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में जो हमारा जो अप्रोच थी, हमारे देखने का जो नज़रिया था वह क्या है पूरी तरह से
बदल गया, क्योंकि 1991 से पहले क्या था कि लाइसेंस राज था, परंतु 1991 के बाद क्या है, एलपीजी के तहत लाइसेंस राज को क्या है, उसको काफ़ी कम करने की कोशिश की गई, या उसको पार्शली रूप से उसको स्टॉप ही किया गया। उसके बाद जो इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में या प्राइवेट जो प्लेयर्स थे, जो मार्केट के जो प्लेयर्स थे, उनके बारे में जो हमारा दृष्टिकोण था वो भी पूरी तरह से बदल गया। और उसके बाद जो दुनिया के जो बेहतर जो दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनकी जो इंडस्ट्रीज है भारत के अंदर आई, और भारत को क्या है कैपिटल के रूप में भी, और एक वेस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में भी क्या भारत को, या मॉडर्नाइजेशन के रूप में भी भारत को क्या उसका बेनिफिट हुआ, और काफ़ी ड्रॉबैक भी उसके रहे। आज के समय में यदि हम जन धन योजना की बात करें कि जिस तरह से जन धन योजना के तहत क्या जीरो बैलेंस पे अकाउंट्स खुलाने का काम किया गया, और आज भारत सरकार के द्वारा जो भी कैपिटल या मनी ट्रांसफ़र करना है शेयर होल्डर्स के, वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आता है। तो इस तरह की जो ये जो सारे के सारे जो परिणाम है वो एलपीजी की नीति का ही रहा है। परंतु आज के समय के अंदर क्या है, जो इकोनॉमी को क्या है, ये भी पॉलिटिकल विल के द्वारा क्या है, आर्थिक गतिविधियों का क्या है, क्या जो सुधार है वो भी क्या है, पॉलिटिकल विल के द्वारा ही संभव हो सकता है। यदि पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर क्या हम जो इसकी आइडियोलॉजिकल या फंडामेंटल चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम आइडियोलॉजिकल पोजिशंस जो बेसिकली हुए चार ग्रुप के अंदर हमें क्या है डिवाइड देखने को मिलती है, जिसके अंदर हम पहले के अंदर उदारवाद लेते हैं, फिर वाणिज्यवाद लेते हैं, थर्ड के अंदर हम मार्क्सवाद को या साम्यवाद को ले लेते हैं, या फोर्थ के अंदर हम सोशल डेमोक्रेसी हमें दिखाई देती है। यदि हम वाणिज्यवाद या लिबरल आइडियोलॉजी की बात करें जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर है, जो कि उदारवाद और पूंजीवादी विचारधारा की बात करते हैं, जो इस बात के हिमायती की जो राज्य ने क्या है पुलिस कार्य करने, या राज्य ने लेजी फेयर की नीति अपनानी है, मतलब राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में किसी भी तरह का जो हस्तक्षेप है वो नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में ये होता है कि उत्पादन के संसाधनों के ऊपर व्यक्तियों का अपना निजी दायित्व या उसका निजी कंट्रोल होता है, और आर्थिक परिस्थितियों के अंदर उसने किस तरह से अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है वो व्यक्ति के निजी पक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। राज्य के द्वारा इसके अंदर किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं किया जाता है। और लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर स्टेट के द्वारा ना तो आपकी एजुकेशन के अंदर, ना एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ना हेल्थ के अंदर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बल्कि व्यक्तियों का ये अपना एक पर्सनल मैटर रहता है। वाणिज्यवाद के अंदर क्या होता है कि जो ट्रेड है, कॉमर्स है, वो क्या राज्य के द्वारा उसको नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। इसके हम लाइसेंस राज या कोटा राज कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति के अंदर क्योंकि एक समय के अंदर तो क्या, जैसे आपका चाइना है, यूएसए है, हमारे पास इंडिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, यहाँ की जो इकोनॉमी है, यहाँ की जो इकोनॉमी काफ़ी एफर्टिव है, काफ़ी पॉजिटिव है। हालांकि जो आज के समय के अंदर जो यूएसए है, यूएसए तो लिबरल डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा मॉडल रहा है, परंतु 1917 के अंदर जब रशिया के अंदर कार्ल मार्क्स के विचारों के आधार पर एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, उसने भी अपने देश के अंदर कुछ एक सोशल रिफॉर्म ऐसे किए कि कार्ल मार्क्स के विचार को आगे बढ़ने से रोका जा सके, और वहाँ के जो लेबर थे उन लेबर के जो इकोनॉमिक कंडीशन से वो बेहतर हो, और वो कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ रिवॉल्ट ना करे, इसलिए भी उन्होंने अपने देश के अंदर क्या बहुत सारे सोशल वेलफेयर की जो पॉलिसीज है उसको लॉ मेकिंग के अंदर बनाना शुरू किया, और वो उसको बाद में प्रैक्टिकली रूप से उसको इम्प्लीमेंट करने की काम की। यदि कम्युनिज्म के अंदर हम बात करें, जो थर्ड हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रही है, तो उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि इसके अंदर एक तो जो सोशल इक्वलिटी की बात की जाती है, और ख़ास तौर से इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात की जाती है। ठीक है, ये मेनली जो स्ट्रॉन्ग इनका एम्फेसाइज रहता है ये इकोनॉमिक इक्वलिटी के ऊपर रहता है, या सोशल इक्वलिटी के ऊपर इनका रहता है कि समाज के अंदर क्या है, कोई भी व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि वो दूसरे व्यक्तियों को खरीद सके, और कोई भी व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि जो कि अपने आप को बेचने पर मजबूर हो सके। ये जो कोटेशन है, ये जो पंक्ति है रूसो की फेमस पंक्ति रही है। ठीक है, यदि हम सोशल डेमोक्रेसी की बात करें तो सोशल डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, उदारवाद के भी अच्छे गुण होते हैं और मार्क्सवाद के भी अच्छे गुण होते हैं। इसको इस लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर क्या, हम सोशल डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या है, दोनों के जो लिबरल डेमोक्रेसी और मार्क्सिज्म के जो कम्युनिज्म के जो फीचर्स है उसको हम क्या है कंपैरेटिवली या मिश्रित रूप से स्टडी करने का काम करते हैं।
इस तरह से क्या है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो टर्म है, जो इसका जो शब्द है, ये अलग अलग अर्थों के अंदर इसे लिया जाता है और अलग अलग संदर्भों के अंदर इसको देखा जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने की कोशिश की, और पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो अपने एक डिफरेंट अप्रोचेज रहती है, कई तरह की अप्रोचेज रहती है, और विद्वानों ने क्या है अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। और हमने इसके अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आरंभ के अंदर की क्या है, प्राचीन समय के से क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमी एक साथ इसको स्टडी किया जाता था, परंतु कालांतर के अंदर आज के समय के अंदर क्या है, जो इकोनॉमिक्स से एक ऑटोनोमस डिसिप्लिन के रूप में सामने आया है। थैंक यू सो मच।